इस समय बीजिंग में अमेरिका और सीसीपी के बीच अहम शिखर सम्मेलन हो रहा है। दुनिया के देश देख रहे हैं कि चर्चा क्या है और कौन सी जानकारी सार्वजनिक हो रही है। लेकिन एक देश है जो उस शिखर सम्मेलन को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है और वो है ईरान। चीनी मदद न हो तो ईरानी अर्थव्यवस्था टिक ही नहीं सकती। चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, लगभग 90% ईरानी तेल, जिससे डूबती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। और युद्ध के दौरान जब उनकी अर्थव्यवस्था पहले से भी तेजी से गिर रही हो तो ईरान चीन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे पूरा यकीन है वे आज सुबह ये बयान देखकर हैरान रह गए होंगे। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग ने इस बात पर सहमति जताई कि होर्मुज जलडमरू मध्य एक स्वतंत्र जलमार्ग बना रहना चाहिए और ईरानियों को शिपिंग लेन के उपयोग के लिए टोल के रूप में भुगतान वसूलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये जानकारी व्हाइट हाउस के उस बयान पर आधारित है जो नेताओं की बैठक के बाद जारी हुआ। बीजिंग अमेरिकी तेल खरीदने में रुचि दिखा रहा है ताकि चीन की होर्मुज जलडमरू मध्य से आने वाले तेल पर निर्भरता घटे। अब यह भी अहम है कि चीन अब तक ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। वे ईरान से निकलने वाले कुल तेल का लगभग 90% खरीदते हैं। लेकिन देखिए, ये ईरानी तेल चीन के कुल तेल आयात का केवल लगभग 11 से 13% ही है। उनके तेल का अधिकांश हिस्सा खाड़ी के देशों कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई से आता है। लगभग 40 से 45% चीनी तेल जलडमरू मध्य से होकर आता है और उसका ज्यादातर हिस्सा उन दूसरे खाड़ी देशों से आता है जिन पर ईरान अभी हमला कर रहा है। और इसके अलावा चूंकि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है, चीन अब पहले की तरह वहां से तेल नहीं ले पा रहा है। वो चीन की असल में आर्थिक रुचि है कि होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुला रहे और वह ईरान के नियंत्रण में न हो या ईरान द्वारा चलाई जाने वाली किसी टोल वसूली व्यवस्था के अधीन न हो जो हर जहाज और टैंकर पर लागू हो जो जलडमरू मध्य में आ जा रहे हैं। तो यह समझ में आता है कि चीन इस मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका से सहमत है। यह वही बात है जिसकी पुष्टि खुद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी की है। सुनिए, उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण था क्योंकि चीनी पक्ष ने कहा कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य का सैन्यकरण करने के पक्ष में नहीं हैं और वे किसी टोल व्यवस्था के भी पक्ष में नहीं हैं, और यही हमारा भी रुख है। अब यहाँ एक और मजेदार कहानी है और ये खुद मार्को रूबियो से जुड़ी है। देखिए, रूबियो पर चीन ने 2 अलग अलग बार प्रतिबंध लगाए हैं। पहली बार 2020 में जब उन्होंने सीसीपी द्वारा शिनजियांग में मुसलमानों के साथ किए जा रहे व्यवहार की आलोचना की थी, और दूसरी बार बाद में जब उन्होंने सीसीपी के मानवाधिकार उल्लंघनों और निश्चित रूप से हांगकांग में उनके दमन की आलोचना की थी। इन प्रतिबंधों की वजह से उन्हें वास्तव में चीन जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अभी वह वास्तव में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन में है और इस उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये प्रतिबंध आज तक नहीं हटे। चीन ने चाल चली कि उन्होंने उनके नाम की वर्तनी बदल दी। चीनी अक्षरों में मार्को का नाम लिखने के 2 अलग अलग तरीके हैं। दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन वर्तनी अलग होती है। जो मार्को की वर्तनी उन्होंने पहले इस्तेमाल की थी और अब जब वह चीन जा रहा है, वे एक अलग वर्तनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूल रूप से यह दावा करते हुए कि उस पर प्रतिबंध लागू नहीं होते क्योंकि अब उसका नाम अलग है। बस एक छोटी सी अनोखी और मजेदार बात थी जो मैं साझा करना चाहता था। लेकिन अब चलिए वापस अपने विषय पर आते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी से ईरान पर चर्चा की और शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि कोई न कोई समझौता हो जिसके तहत ईरान को परमाणु हथियार न मिले। सुनिए, राष्ट्रपति शी भी चाहते हैं कि कोई समझौता हो, वो भी चाहते हैं कि कोई समझौता हो, और उन्होंने ये पेशकश भी की। उन्होंने कहा अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद करना चाहूँगा। उन्होंने ये बात कही। हाँ, उन्होंने ये बात कही थी। और देखिए, जो कोई भी इतनी ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदता है उसका उनसे कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी भी तरह से मदद करना चाहूँगा। वो चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहे। उन्होंने कहा अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। मेरा अनुमान है कि इसके बदले चीन की ताइवान से जुड़ी कुछ मांगे थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको शिखर सम्मेलन में हुई कुछ और बातें दिखाना चाहता हूं। बीजिंग में प्रेस सदस्यों और चीनी सुरक्षा के बीच पहले ही 2 झगड़े हो चुके हैं। इनमें से एक का क्लिप यहाँ है।
उन्हें क्या हो गया है? वे जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। हम अलग नहीं हैं। अगर हम थोड़ा दूर और पीछे जाएं तो ठीक रहेगा। क्या? हाँ। क्या आप दिखाना चाहती हैं? हम मोटरकेट में हैं उनके साथ। क्या हमें उसे रानी बना देना चाहिए? तो वो है नहीं। नहीं नहीं नहीं। क्या ये हमारी तरफ की सुरक्षा है जो आपको अनुमति देती है? सर इसे छोड़िए, वे सचमुच इंतजार कर रहे हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें चलना होगा। हमें जाना होगा दोस्तों। ठीक है। ठीक है, नहीं हमें जाना होगा, हमें जाना होगा। चलो हमें जाना होगा। हमारे पास 1 मिनट है। चलो चलते हैं। हम जा रहे हैं। इसे देखो। वो हमारी दवा है। हमें चलना होगा दोस्तों। चलो चलते हैं। हमें जाना होगा। हमें जाना है। धन्यवाद। हम जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं। जाओ जाओ। जाओ जाओ, हम जा रहे हैं। नमस्ते। रेचल, ध्यान रखना कि तुम भी इसमें देखो। चलो चलते हैं। ये विदेशी पत्रकार थे जिन्हें शी जिनपिंग और ट्रंप का अनुसरण करने और फिल्माने की अनुमति नहीं थी जब वे स्वर्ग के मंदिर का दौरा कर रहे थे। ये चीन का एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। मुझे लगता है ये 15वीं सदी का है। शायद इसलिए इतनी हलचल थी। सभी को एक ही कमरे में इंतजार कराया गया। एक चीनी स्टाफ सदस्य ने पत्रकारों को समझाया कि वे तभी जा सकते हैं जब अध्यक्ष जा चुके हों। अध्यक्ष के जाने से पहले हमारे सुरक्षा कर्मी आपको जाने की अनुमति नहीं देंगे। अब ये कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, खासकर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की बैठकों में, क्योंकि दोनों पक्षों की सुरक्षा टीमें बहुत सख्त रहती है कि कुछ गलत ना हो। और यही वजह है कि आमतौर पर पत्रकारों या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ जो कार्यक्रम को कवर करने या बैठकों के करीब जाने की कोशिश करता है ताकि यह पता चल सके कि क्या हो रहा है, गलतफहमियां हो जाती है। अब दुर्भाग्यवश जो क्लिप हमने अभी देखी वह लाइव प्रसारित हुई थी, तो वह लाइव स्ट्रीम पर थी, इसलिए लोग ठीक ठीक देख पाए कि क्या हो रहा था, और जाहिर है वह अच्छा नहीं लगता। अब बैठक के दौरान एक दूसरा वाकया भी हुआ और वो भी कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, तो आप अभी सुन सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं, हटो। कृपया समकालिक अनुवाद के लिए ईयरपीस लगा लें। धन्यवाद। अब चलिए ताइवान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नजरिए से यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, या कहें कि यही सबसे अहम विषय है जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे हमें YouTube पर चीन से जुड़ी खबरें कवर करने में मदद मिलती है। बहुत सारे चीनी बॉट्स हैं जो तब खुश नहीं होते जब हम चीनी सरकार की आलोचना में कुछ भी कहते हैं। अब चलिए ताइवान के बारे में बात करते हैं। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग ने एक बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ताइवान के मुद्दे को उठाया था। हमें इन बैठकों में हुई चर्चा की सही जानकारी नहीं है। हमें सारी जानकारी चीनी मीडिया से मिल रही है। शायद उनका कोई स्रोत बैठक में था या जानकारी दे रहा है। ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो जानकारी मिलेगी वो कहीं ना कहीं पक्षपाती हो सकती है। चीनी सरकार जो भी जानकारी जनता तक पहुंचाना चाहती है, वही जानकारी वे चीनी सरकारी मीडिया को देंगे। वही जानकारी हमें मिल रही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बैठक की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो रही, सिर्फ चुनिंदा जानकारी ही सामने आ रही है। तो हमें इस जानकारी को पूरी तरह सच मानने से पहले थोड़ा संदेह रखना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार चीनी नेता शी जिनपिंग ने गुरुवार को ट्रंप के साथ अपनी बैठक के दौरान ताइवान का मुद्दा उठाया। शी ने ताइवान को अमेरिका चीन संबंधों का मुख्य मुद्दा बताया और चेताया कि इसे संभालना ही संबंधों की स्थिरता या टकराव तय करेगा। उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से संभाला जाए तो अमेरिका चीन संबंध स्थिर रह सकते हैं। गलत संभालने पर यह टकराव या संघर्ष का कारण बन सकता है और दोनों देशों के रिश्ते खतरे में डाल सकता है। शी जिनपिंग ने बैठक में यह भी जोर दिया कि ताइवान की स्वतंत्रता ताइवान जलडमरू मध्य में शांति के साथ मूल रूप से असंगत है और क्षेत्र में स्थिरता को बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों के साझा हित में बताया। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बयान पर कैसे प्रतिक्रिया दी। इसमें केवल यह उल्लेख है कि शी जिनपिंग ने खुद क्या कहा। अमेरिका की तरफ से ताइवान मुद्दे को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी या आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या चर्चा हुई,
अमेरिका ने क्या वादा किया या अमेरिका ने किन बातों को पूरी तरह खारिज बताया, यानी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अब इसमें कुछ दिलचस्प बातें थीं। पहली बात ये थी कि राष्ट्रपति ट्रंप जब शी जिनपिंग के साथ मंदिर के बाहर थे तब पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन ताइवान से जुड़े किसी भी सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बस इस क्लिप को देखिए, ये बहुत छोटी है। आप कैसे बात कर रहे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या आपने इसके बारे में बात की? बहुत बढ़िया जगह है। अविश्वसनीय। चीन बहुत खूबसूरत है। लोग कहते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। क्या आपने राष्ट्रपति से ताइवान पर बात की? बहुत धन्यवाद। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपने ताइवान पर बात की? अरे अरे अरे, धन्यवाद। धन्यवाद सुनने के लिए। फिर हमारे पास ताइवान से संबंधित एक और टिप्पणी थी जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की थी। वह एनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में बात कर रहे थे, जहां उन्होंने ताइवान के बारे में बात की। उन्होंने वास्तव में हमें ताइवान से संबंधित बैठकों में क्या हुआ इस बारे में कोई अपडेट नहीं दी, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अमेरिका की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका चीन के रुख को कैसे देखता है। सुनिए। बाकी मुद्दों के लिए भी हमें पता है कि वे कहां खड़े हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें भी पता है कि हम कहां खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि चीन ताइवान पर आक्रमण करना चाहता है? मुझे लगता है कि चीन की प्राथमिकता शायद यही है कि ताइवान अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से उनके साथ जुड़ जाए। एक आदर्श स्थिति में वे यही चाहेंगे कि ताइवान में कोई वोट या जनमत संग्रह हो जिसमें लोग उनके साथ शामिल होने के लिए सहमत हों। मुझे लगता है कि वे यही पसंद करेंगे। आखिरकार ये प्रमुख रूप से सामने आया है। शी का अपने कार्यकाल के दौरान शी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिसे वे पुनः एकीकरण कहते हैं वही उन्हें करना है। वह ऐसी चीज है जो किसी न किसी समय होनी ही चाहिए। हम मानते हैं कि इसे बलपूर्वक या इस तरह के किसी भी तरीके से लागू करना एक भयानक गलती होगी। इसका वैश्विक स्तर पर असर पड़ेगा, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका से ही नहीं, और हम यहीं पर इसे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह की अस्पष्टता ने इस मुद्दे पर हमारे रुख को परिभाषित किया है, और इसका कारण ये है कि हम संघर्ष नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कोई विघटनकारी घटना हो, क्योंकि इससे दुनिया और दोनों देशों को नुकसान होगा। ईमानदारी से कहूँ तो ताइवान पर अमेरिका के रुख में बदलाव को लेकर कोई नई जानकारी नहीं आई थी। अगर हमने अपना रुख बदला तो ये बहुत निराशाजनक होगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कम से कम अभी तक हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ताइवान का साथ इतनी जल्दी छोड़ने वाला है। असल में ट्रंप प्रशासन के इस कार्यकाल में अमेरिका ने ताइवान को अब तक किसी भी प्रशासन से ज़्यादा हथियार बेचे हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन ताइवान भी ईरान की तरह बीजिंग की घटनाओं पर खास ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी नई जानकारी, कोई भी रुख में बदलाव ताइवान के भविष्य की तैयारी पर बड़ा असर डाल सकता है। अब इस यात्रा के दौरान रूबियो ने एक और दिलचस्प जानकारी साझा की, जो थी उनकी राष्ट्रपति शी और चीन के बारे में राय। चीन के दीर्घकालिक योजनाएं क्या है और अमेरिका इससे कैसे निपटेगा, सुनिए। राष्ट्रपति शी के बारे में आपकी क्या राय है? आपने पढ़ा कि उनकी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, वो अलग थलग है। आपने पढ़ा कि पुतिन और राष्ट्रपति शी दोनों में काफी हद तक संदेह की भावना है। बैठक में जाने से पहले दूर से राष्ट्रपति शी को देखते हुए आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे लगता है मेरी राय वही है जो काफी समय से रही है, और वो ये कि चीन के पास एक योजना है। वे साफ तौर पर खुद को इस तरह देखते हैं, उन्हें विश्वास है कि वे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेंगे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, और उनके पास ऐसा करने की एक योजना है। वे योजना लागू कर रहे हैं, और मैं उन्हें दोष नहीं देता। अगर मैं चीनी सरकार होता तो मेरी भी वही योजना होती। हम इसे वैसे नहीं देखते और कुछ भी देखना नहीं चाहते। हम चीन को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका उदय हमारी कीमत पर नहीं हो सकता। उनका उदय हमारे पतन के साथ नहीं हो सकता। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी राय अलग अलग होगी। लेकिन चीन और उसकी सरकार के बारे में मेरा आकलन है कि वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके पास एक योजना है और वे उसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह ठीक है। मैं इसे राष्ट्र राज्य के नजरिए से समझता हूं, पर जब योजना अमेरिका के हितों के खिलाफ हो तो हमें अमेरिका के लिए सही करना चाहिए। यह इस यात्रा में सामने आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस रिश्ते की एक खासियत लंबे समय तक बनी रहेगी। बहुत कूटनीतिक भाषा है जो समझ में आती है। आप इस शिखर सम्मेलन के लिए चीन जा रहे हैं। बिल्कुल, आप ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहेंगे जिससे हालात और बिगड़े या तनाव बढ़े। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि चीन की तरफ से भी ऐसे ही बयान आ रहे हैं।
वे भी लगभग वही बात कह रहे हैं। चीनी अधिकारी कह रहे हैं कि हम अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। अमेरिका और चीन दुश्मन नहीं है। सुनिए, ये एक शीर्ष चीनी सैन्य अधिकारी का बयान है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये एक अच्छा बुनियादी सवाल है। मुझे लगता है चाहे जैसे भी आरोप हों, 21वीं सदी में हमारे लिए जीना 20वीं सदी की तुलना में वास्तव में आसान है, क्योंकि उस समय वैचारिक प्रतिद्वंद्विता प्रमुख थी। हाँ, 21वीं सदी में हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और आपके इस शब्दों में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हाँ, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, और जैसा आपने कहा, हमें एक प्रतिस्पर्धी कहना ज़्यादा सही होगा। प्रतियोगी एक ही व्यवस्था में रह सकते हैं, और मुझे लगता है कि क्योंकि दुनिया इतनी सारी बदलावों का सामना कर रही है, सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही नहीं बल्कि एजेंटिक AI जैसी चीज़ें भी, है ना, तो वास्तव में हमारे अपने हित में यही है कि हमारे दोनों देश अगुवाई करें। मेरा मतलब G2 नहीं है, लेकिन हमें नेतृत्व करना चाहिए ताकि दुनिया रहने लायक बन सके। यह शिखर सम्मेलन कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। एक दिन बाकी है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो यही है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और बहरीन उस प्रस्ताव के सह प्रायोजक है जो जलडमरू मध्य खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग करता है। 112 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजित किया है। उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत में या शायद अगले हफ्ते वोटिंग होगी। हमें ठीक पता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 देशों का संगठन है, जिसमें से 112 देश पहले ही इस प्रस्ताव से सहमत है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जाए। 2 देश जिन पर नजर रखना जरूरी है वे है रूस और चीन। मेरी राय में रूस शायद इस पर वीटो करेगा या इसके खिलाफ वोट देगा। सबसे अच्छा होगा अगर रूस मतदान से परहेज करे, लेकिन इसकी संभावना भी कम है। अब देखना है चीन इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देता है। चीन से जो बयान आ रहे हैं कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला देखना चाहते हैं, वे बिल्कुल भी महत्वहीन नहीं है, लेकिन उनका मतलब बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान चीन अगर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेगा तो उसका महत्व उसके बयानों से ज्यादा होगा, और ये ईरान को भी एक संदेश देता है कि उन्हें शांति के लिए बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी आतंकवादी गतिविधियों से बहुत सारे देश उनकी सरकार से नाराज हो रहे हैं। मार्को रूबियो ने यह बात कल सार्वजनिक रूप से कही थी। अगर चीन वाकई होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की हरकतों की निंदा करना चाहता है तो उसके पास मौका है। जब संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव मतदान के लिए जाएगा तब चीन को इसके पक्ष में वोट करने का मौका मिलेगा। सुनिए, हमने ये बात चीनियों से कही है और उम्मीद है कि वे प्रभावित होंगे। इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में जलडमरू मध्य में ईरान की हरकतों की निंदा का प्रस्ताव आएगा, जिसमें वे कुछ कर सकते हैं। 3 बातें हैं। फारस की खाड़ी में चीनी जहाज फंसे हैं, क्योंकि कुछ जहाजों को जाने देना और दूसरों को रोकना कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। और आपने देखा कि एक चीनी जहाज, मतलब उस पर चीनी झंडा नहीं था, लेकिन वो चीनी माल ले जा रहा था, उसे इस वीकेंड पर निशाना बनाया गया। मुझे लगता है ईरान ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये किया। ऐसा हुआ और इसी कारण चीनी जहाज फंसे हैं। अब ये समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वो क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब सिर्फ 1979 में इस्लामिक क्रांति तक वापस जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में ईरान पर शासन हो रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सोचिए क्या हुआ। हम यही अपने बहुभागीय पॉडकास्ट में कर रहे हैं जो आज रिलीज हुआ है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और यह जानने में दिलचस्पी है कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो जरूर जाकर इसे सुने। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।